हेलो एवरीवन। तो फ्यू ऑफ यू हैव आस्क्ड कि मेरी क्लैट प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों को जाननी है या क्या स्ट्रैटेजी थी, तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट। तो बेसिकली पहले तो हम डिस्क्लेमर देते रहे कि मैंने क्लैट 2019 क्लियर किया है, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी ये उस वक्त बहुत अच्छे से काम कर गई थी। आई डोंट नो ये कितना आप लोगों को मदद मिलेगी। दूसरी बात, हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, लाइक 200 क्वेश्चंस आते थे फॉर और 3 आवर्स। और अभी का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो है 150 क्वेश्चंस फॉर 2 आवर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और सब्जेक्ट्स सेम ही हैं, बट एक मेजर डिफरेंस ये आया है कि लीगल अवेयरनेस जो सेक्शन है, हमारे टाइम में जो 50 क्वेश्चन आते थे उसमें से मोस्टली भी नहीं, 90% क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन होते थे कि एक प्रिंसिपल रहता था और एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता था। अभी जो आया है पैटर्न, न्यू पैटर्न में एक पैराग्राफ देते हैं। वो पैराग्राफ कैन बी अ जजमेंट, अ रीसेंट जजमेंट, अ न्यूज़पेपर पॉपुलर पीस, या कहीं का भी एक एब्स्ट्रैक्ट। और उससे आपको पूछेंगे वो 5 पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन। विच इज़ हार्डर और विच इज़ ईजियर, ये ऑन द एस्पिरेंट्स डिपेंड करता है कि वो कैसा स्ट्रैटेजी बना के गए हैं, राइट। मेरे लिए दोनों, अगर पेपर लिख रहे होते तो मेरे को शायद ये वाला इजी लगता, हम उस वक्त पेपर लिखे हैं तो हमको वो इजी लगता है, क्योंकि पढ़ना तो आपको अपने हिसाब से ही है, राइट। और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो अवेलेबल होंगे ही, तो पता चल जाता है कि आइडिया लग जाता है कि अच्छा हाँ ऐसा करना है। तो लेट्स सी कि हम क्या क्या मिस्टेक किए थे। सबसे पहली बात तो मेरा स्कोर था 141.25 आउट ऑफ 200, विच वॉज अ प्रीटी डिसेंट स्कोर मेरे टाइम पे, क्योंकि 2019 के पहले 140 को क्रॉस करना, लाइक आउट ऑफ 200, वो आपका गारंटी देता था कि आपको टॉप टीयर 1 एनएलयूज तो हो ही रहे हैं। मेरे टाइम पे आई लैंडेड अप इन टीयर 2 एनएलयू। इसके 2 रीज़न है, क्योंकि हमारे टाइम पे क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आ गया था। अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूज़, ये एक मेरा मिस्टेक था विच आई थिंक आप लोगों को कमिट नहीं करना चाहिए। विच इज़, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आ गया था, बट मॉक्स के हिसाब से मेरे को एक एनालिसिस था कि 150 का अटैम्प्ट या 155 का अटैम्प्ट रखेंगे तो 140 तक आई विल स्कोर गुड। हम वही किया, 151 या 152 का अटैम्प्ट रखे थे और 141 मेरा स्कोर आया था, विच वॉज अ प्रीटी डिसेंट स्कोर, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे। तो मेरा जो मार्क्स था 141, उस पर मेरा ऑल इंडिया रैंक 1302 चला गया था, जो कि जाना चाहिए था कितना, टॉप AIR 100 तक मैं आ जाता, लेकिन नहीं आया था उस साल, फेंका गया था, लाइक लिटरली, मतलब ऐसे टीयर 2 में आ गए हैं। तो ये मिस्टेक आप लोग कमिट नहीं कीजिएगा, आप लोग मॉक्स के हिसाब से एनालिसिस कीजिए, और जिस दिन मेन एग्ज़ाम हो उस दिन आपको खुद पता चल जाएगा, अगर आप मॉक्स प्रिपेयर किए होंगे अच्छे से, तो कि क्वेश्चन पेपर इजी है या डिफ़िकल्ट। अगर क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट है तो अटैम्प्ट जितना आप सोच के गए थे उतना ही अटैम्प्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन पेपर ईजी है तो ट्राई टू अटैम्प्ट मोर, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स उससे ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं, राइट। तो आपको उनसे, मतलब पैरेलली चल रहा है ना कंपटीशन, तो आपको उनसे ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो दिस इज़ वन मिस्टेक दैट आई डिड। नाउ कमिंग टू, हम अपना पहले अकेडमिकली आपको बता दें, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। कभी कभी अच्छे मार्क्स आ गए हैं, कभी कभी बहुत सारे सब्जेक्ट में फेल भी किए हैं, तो 9th 10th अच्छा गया मेरा, 11th 12th डूबा है मेरा, तो ऐसा चला है। तो इट्स लाइक लिटरली अ कॉलेज, नो कॉलेज में अबव एवरेज आई वुड से, तो ऐसा गया है ट्रेंड। तो आई वुडंट से कि हम एकदम टॉपर एडवाइस दे रहे हैं या एकदम नीचे, इट्स एन एवरेज स्टूडेंट का एडवाइस दे रहे हैं। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, रीजनिंग भी बहुत अच्छा था, तो मेरे को इस पर अलग से मेहनत नहीं करना पड़ा था। क्लैट लेवल का आई पुट इट दैट वे। तो जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम से आ गए या इंटीजर्स से आ गए, तो टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SI CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं ये सब हम बना लेते थे, मेरे को अलग से फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ा। तो आई डोंट थिंक आई वुड बी द राइट पर्सन टू गाइड यू, बट स्टिल मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है फॉर एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग क्या हो गया
जैसे कि राम 30 किलोमीटर्स राइट गया और फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़ा ईस्ट की ओर, तो इन विच डायरेक्शन वॉज ही मतलब फेसिंग इन द स्टार्टिंग। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, या ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस, ये सब हो चुका है एनालिटिकल रीजनिंग में। ये दोनों मेरा स्ट्रेंथ था। एनालिटिकल रीजनिंग में तो हम लिटरली कभी कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए अलग से पढ़ने का अगर आप मुझसे पूछो तो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट का अगर मॉक टेस्ट अगर आप ज्वाइन किए हुए हो, तो उस मॉक टेस्ट को अगर आप दोगे ना अच्छे से, तो जितने क्वेश्चंस आते हैं आप बस उनको अच्छे से कर जाओ, दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट, ट्रस्ट मी। मेरा एक अपना अगेन एज आई सेड कि मेरा लॉ में बिल्कुल भी कोई मतलब कुछ नहीं था, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं, मतलब जनरेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना, व्हाट आई डिड वाज एकदम रिलाइड ऑन द कंटेंट जो मेरे को मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले देते थे। लाइक मॉक दिए, अब सपोज मॉक में मेरे 200 क्वेश्चन आए, राइट। मैथ्स में इसमें 20 क्वेश्चन है हमारे, मेरे टाइम में 20 आते थे, आपके टाइम में 10 आएंगे। तो ये जो 20 क्वेश्चन है, अगर इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी अगर रिपीट हो रहा है तो वो हम गलत नहीं करेंगे। आई वुड डू इट वेरी ऑनेस्टली कि हाँ भाई ये हम बना रहे जब तक राइट आंसर नहीं आए उसको हम रिवाइज भी कर रहे हैं कि अच्छा ये क्यों हम मिस्टेक किए, इवन इफ इट इज़ लाइक लेट्स से कि प्लस माइनस वाला थोड़ा सा भी एरर बस रिजल्ट में गड़बड़ हो गया, हम फिर से वो बनाते थे स्टार्टिंग से। तो दैट्स हाउ आई डिड माई रिविजन विथ मैथ्स एंड रीजनिंग। कमिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश में दो रीजनिंग का एक और रीजनिंग आता है, वर्बल रीजनिंग, वो हम लोग डील करेंगे। पहले इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश के लिए दो चीज़ होती है, एक तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है आरसीज तो अगेन इसमें प्रैक्टिस ही करना है, ये आपको कोई कुछ पढ़ा नहीं सकता है कि हाँ भाई ये पढ़ लो। वो तो पैराग्राफ है, कहानी है या ऐसे है या जो भी है वो आपको खुद पढ़ना होगा। उसके अकॉर्डिंगली 4 ऑप्शंस को आप कैसे भी कर सकते हो। मॉक देने से आपको बहुत सारे मेथड पता चलेंगे, एलिमिनेशन मेथड से चल दो या सेलेक्टिव मेथड से चल लो, गेस वर्क कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो आरसीज के लिए तो आई डोंट थिंक कि कोई एज सच मेरी कोई स्ट्रैटेजी थी कि अरे आरसी आया तो ऐसे करना है या वैसे करना है। आई यूज टू रीड द आरसी, उसमें जो भी स्टेटमेंट मेरे को लग रहा है अरे क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट से कुछ सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहा है या उस स्टेटमेंट से कुछ सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम वो स्टेटमेंट पे और ज़्यादा नोटिस करते थे कि अच्छा क्या बोलना चाह रहा है, ये पूछ रहा है। दैट्स हाउ आई यूज टू कनेक्ट। तो आरसीज में तो ऐसे ही चलता है। कमिंग टू सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ट्रस्ट मी, आप कितना भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स और ऐसे चीज़ें पढ़ लो, एग्ज़ाम में वही पूछेंगे वो लोग जो आप कभी ना पढ़े हो, ना सुने हो, ना आप गेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पढ़ना आई वुड से कि वेस्ट है कि आप सिनोनिम्स रटे जा रहे हो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई फेलो एस्पिरेंट्स क्लैट के 2019 के वक्त, जो लिटरली जो बुक था सिनोनिम्स एंटोनिम्स का वो पूरा रट रहे हैं एंड कुछ नहीं हुआ उनका, बिकॉज कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे उससे, 1 या 2 क्वेश्चंस, और आप कैसे ही गेस कर लोगे। मदर टंग हम लोग का हिंदी है या कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप ले लो, इंग्लिश नहीं है मदर टंग, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहाँ से। तो उसको एकदम ही मतलब करने का ज़रूरत नहीं है, आप मॉक दो, मॉक से आपको आइडिया लग जाएगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने का मेरा जो स्ट्रैटेजी, आई वुडंट इवन कॉल इट अ स्ट्रैटेजी, आई गेस दैट्स व्हाट नॉर्मल पीपल डू। वो जो वर्ड है उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेट्स से कोई अगर एक वर्ड लिखा हुआ है कुछ भी, अब वो वर्ड उस पैराग्राफ में कैसे पुट हो रहा है, पॉजिटिव कैनोटेशन में आ रहा है कि नेगेटिव कैनोटेशन में आ रहा है, अकॉर्डिंगली हम ऑप्शंस को डिसाइड करते थे। क्या ये ऐसा कुछ सुना हुआ लग रहा है, बैड लग रहा है, या ये ऐसा लग रहा है, समथिंग लाइक दैट, और उससे गेस वर्क करते थे। आप कभी राइट नहीं हो सकते हो सिनोनिम एंटोनिम को लेके, कभी नहीं, ठीक है। तो उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू सम थिंग्स जैसे कि व्हाट कैन बी अ टाइटल ऑफ दिस पैसेज, उसमें कई बार मेरी गलत हो जाती थी, क्योंकि जो क्लैट पूछना चाहता है वो चाहता है कि एकदम आप बताओ कि इसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। तो आप कई बार तो आप
50-50 चांसेस खेलते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हवा से वो लोग दे देते हैं ऑप्शन जिसका कोई काम नहीं है। बाकी 2 ऑप्शन में आपको लगता है ये भी थोड़ा बहुत सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो ये विथ प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा वाई द अदर ऑप्शन कैन बी रॉन्ग। दैट इज़ नॉट रॉन्ग, कैन बी रॉन्ग वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगेन यू हैव टू एनालाइज योर मॉक्स सिंसियरली। आप जितना मॉक एनालाइज करेंगे आपको वैसे पता चलेगा। कमिंग टू लीगल रीजनिंग, अब लीगल रीजनिंग में क्या है, आप लोगों को जो एक्सर्प्ट देंगे, हाल ही में हम एक इंस्टीट्यूट का मॉक देख रहे थे, उसमें एक साइबर लॉ के कुछ पैराग्राफ्स थे और क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉयरिज्म। अब वॉयरिज्म इज़ अ टर्म जो स्पेसिफिकली मतलब लॉ स्टूडेंट्स को पता है, मुझे पता है, या नॉर्मल लॉ स्टूडेंट्स को पता रहेगा। जनरल कॉमन लोगों को आप वॉयरिज्म बोलेंगे ना, उनको नहीं समझ में आएगा। आप स्टॉकिंग बोलो समझ जाएंगे, बट अगेन ये सब चीज़ के लिए ना थोड़ी टेक्निकल नॉलेज या प्रोफेशनल नॉलेज जो आप कहते हैं, इसके लिए आपको एक हेल्प चाहिए ही चाहिए होगा। अगेन लॉ इज़ वेरी वास्ट, 2 रीज़न है। पहली बात तो जो सिलेबस क्लैट दिया है उससे ये लोग सवाल पूछते नहीं हैं। ये लोग कॉन्स्टी बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे, पूछ दे रहे साइबर लॉ, बोल रहे कि अदर मैटर्स मिसलेनियस, ये सब भी तो दिए थे। अरे करंट ट्रेंड्स है तो मतलब सब कुछ ही आ रहा है कायदे से, एवरीथिंग जो लॉ में आ सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट देके कि अरे ठीक है, व्हाट डू यू थिंक। अगेन इसमें एक ट्रिक ये हो सकता है कि आप टेक्निकल हेल्प लो, बीट एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब, या आजकल बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट लॉज, और प्रॉपर्ली आप क्लैट का पढ़ो। आपको लॉयर बन के कॉलेज नहीं जाना है कि हाँ भाई हम सारा फैमिली लॉ आज ही पढ़ लेते हैं और सीधा एग्ज़ाम लिखेंगे अब NLU में बैठ के, ऐसा नहीं करना है। क्लैट का डालो, क्लैट के लिए जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसी भी लॉ का, बीट फैमिली लॉ, बीट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बस उतना ही पढ़ो एंड दैट्स इट, ठीक है। अगेन इंग्लिश वाला जैसे बात बताएं हम RCs को लेके, सेम हेल्प आप थोड़ा सा लीगल में ले सकते हो कि जो RC आपको दिया गया है आप उसको पढ़ो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, या थोड़ा बहुत हम हिंट ले सकते हैं। लॉ इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सबके लिए बराबर है। आपका अगर कोई बैकग्राउंड आर्ट्स में है भी या नहीं भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लॉ वालों को। वो जो लॉ का क्वेश्चंस है ना, 50 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस जो भी हैं, वो क्वेश्चंस सब के लिए उतने ही नए हैं जितना आपके लिए हैं, राइट। तो उसके लिए पैनिक नहीं करना, अरे ये क्वेश्चन तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा है यार, आप आगे बढ़ो, आप ईजी क्वेश्चंस ना छोड़ दो, ये याद रखना। कमिंग टू ये वर्बल रीजनिंग, यस, this was the most tricky part of for my मतलब in my CLAT preparation journey, क्योंकि हमको समझ ही में नहीं आता था कि वो नहीं होता स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, प्रेमाइस, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेमाइस, विच इज़ अ वीक प्रेमाइस, हाँ स्टेटमेंट असर्शन का यही रीजनिंग है या नहीं है। मेरे को कैसे हेल्प मिला, पहली बात तो आई जॉइंड एन इंस्टीट्यूट। वो इंस्टीट्यूट का एक मटेरियल था, इतना छोटा सा, इतना पतला एक बुक था जो वो लोग प्रोवाइड किए थे। मैंने वो पूरा बुक पढ़ लिया अच्छे से, और उसके ही साथ साथ बुक के हर एक चैप्टर के बाद थोड़े 5-6 क्वेश्चंस रहते थे, उसको सॉल्व किया। अगेन मॉक्स केम टू माई रेस्क्यू, ट्रस्ट मी। हर एक मॉक देने के बाद आई रियलाइज समथिंग कि अगर मान लीजिए ये तो जो 200 क्वेश्चंस आया है, इसमें से अगर एक क्वेश्चन, वही जो मैंने बोला कि अगर एक क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है तो वो मुझे गलत नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो उसको हम ना गलत करने के चक्कर में आई डिड एवरीथिंग लाइक एकदम अच्छे से समझ के कि वाई द फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग, वाई द सेकेंड ऑप्शन इज़ रॉन्ग, वाई द थर्ड ऑप्शन इज़ रॉन्ग, वाई द फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट। आर यू गेटिंग इट? कि अगर आपका कोई ऑप्शन, आपका कोई वीक पॉइंट है किसी, कोई भी 4-5 सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि अरे ये वीक पॉइंट है मेरा, आप ये देखो कि ऑप्शंस क्यों गलत हैं आपके, आप जो चूज़ कर रहे हो वो क्यों गलत है, वो तो जानना ही होगा, बट बाकी जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस होंगे ना, तो एक उनमें से मान लीजिए सही है, तो बाकी 3 ऑप्शंस क्यों गलत है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस वीक सब्जेक्ट के लिए। कमिंग टू GK,
अगेन यहाँ पे मेरी कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे टाइम पे जो जीके आती थी वो लिटरली वन लाइनर्स आती थी, लाइक अ स्टेटमेंट और 4 ऑप्शन रहते थे. तो देयर वाज दिस ऐप मेरे टाइम पे जीके टुडे, जिसमें वो लोग वीकली क्विजेस देते थे, वीकली मंथली ऐसा. तो मंथली क्विजेस लेट से 200 क्वेश्चन होते थे. आई यूज टू सॉल्व इट लाइक डेली 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 डेली, इतना डेली सॉल्व किए कि मतलब पूरा जीके हम पूरा 1 साल का रट चुके थे हम, मतलब इतना सॉल्व करते करते. आई कैन नॉट जस्ट लर्न बाय हार्ट एनीथिंग. हम समझ सकते हैं बट याद नहीं कर सकते. मेरे लिए वर्क कर गया. आप लोगों के टाइम पे जो जीके है, एज आई हैव ट्यूटर्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट फॉर क्लैट प्रिपरेशन, आई कैन से समथिंग कि जीके थोड़ा सा मतलब मेरे को भी टफ लगता है. तो जीके के लिए क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है या एडिटोरियल्स पढ़ना है, ट्रस्ट मी आपको नहीं पढ़ना चाहिए. मेरा ये सजेशन है. अगेन बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सजेशन होगा, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि न्यूज़पेपर या एडिटोरियल इज़ नॉट गोना हेल्प यू फॉर जीके. आप यूपीएससी या एसएससी या किसी स्टेट पीसीएस जुडिशरी या ऐसी कोई एग्जामिनेशन थोड़ी दे रहे हो जहाँ पे जनरल नॉलेज लाइक प्रॉपरली आपका. दिस इज क्लैट, लाइक लिटरली क्लैट कंसोर्टियम को भी पता है कि 12th ग्रेड के बाद के बच्चे हैं. तो यस, करंट इवेंट जानना ज़रूरी है, बट पूरा A to Z न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं हम डेली, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ नेसेसरी. या एडिटोरियल्स सिर्फ पढ़ रहे हैं. अगेन अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में अगर आपको दिक्कत हो रही है कि जैसे कई बार होता है ना, आप पढ़ रहे हो कुछ और आपको वो ट्रांसलेट करना पड़ रहा है दिमाग में. जैसे हम कुछ खाना खाएं तो खाना खा के हम क्या बोलते हैं कि ओ अरे ये यम लगा हमको, बट बहुत लोग बोलते हैं अरे बहुत स्वादिष्ट खाना है, राइट. तो इट डिपेंड्स कि आपका दिमाग स्वादिष्ट बोल रहा है या यम बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है. ठीक है, अगेन यम इज़, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, डोंट एकदम उस पर आ जाना. बट ऐसा ही सीक्वेंस होता है आरसीज के साथ भी. अगर आप कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, अगर वहाँ लिखा हुआ है कि द स्काई वॉज मतलब ऐसा द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, आपके दिमाग में ये कैसे प्रोसेस कर रहे हैं कि पक्षियाँ उड़ रही थी आसमान में या द बर्ड्स वे फ्लाइंग इन द स्काई, कैसे दिमाग प्रोसेस कर रहा है, इट डिपेंड्स. तो अगर रीडिंग स्पीड बढ़ाना है उसके लिए एडिटोरियल विल हेल्प, उसके लिए न्यूज़पेपर विल हेल्प जस्ट फॉर रीडिंग फास्ट, बस उसके लिए कि आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओ. उसके अलावा आई डोंट थिंक उससे कोई नॉलेज गेन अभी क्लैट के लिए आपको करना चाहिए. उससे अच्छा है कि जो भी आप मॉक दे रहे हो, मॉक में तो ऑफकोर्स आपको 100% अपना देना है, मतलब अच्छे से एनालाइज करना है, 100% एनालिसिस. अदर देन दैट यू कैन रेफर टू मैगजीन्स जो स्पेसिफिकली क्लैट के लिए बने हुए हैं. ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या आप यूट्यूब के वो जो डेली नहीं वीकली या मंथली वाले जो कंपाइलेशंस आते हैं ना, मैराथन टाइप के कि जीके एक बार में एट वन गो, शॉर्ट जीके टाइप के कुछ, वो सब कर सकते हो. न्यूज़पेपर, दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन इट वर्कड फॉर मी, बट अगेन हम 2019 बैच वाले हैं. ऑल्सो इट वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई गाइडेड लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस, तो उनके लिए ये वर्क किया है. तो या ये देख लीजिए, जीके हो गया. अब आते हैं मॉक्स को कैसे एनालिसिस करना है. सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है ना कि लोगों को लगता है कि अरे मॉक हम तब देंगे ना जब सब कुछ पढ़ लेंगे तब. नो, यू आर स्टूपिड, यू आर बीइंग स्टूपिड. आप आज मॉक दो, आप 2026 में अटेम्प्ट ले रहे हो, 27 में अटेम्प्ट ले रहे हो, 28 में ना, नहीं फ़र्क पड़ रहा है. आप एक मॉक पेपर लो, आप आज बनाओ, 2 घंटे का टाइमर लगाओ और सॉल्व करो कितना जा रहा है, कितना नहीं बन रहा है. आप नॉर्मली सोचो कि ये अगर आपका एग्जाम होता तो आप कैसे अटेम्प्ट करते, कोई आपका क्वेश्चन छोड़ते. ठीक है, आपको 0 मार्क्स आएगा, नेगेटिव में जाएगा, यही हो सकता है ना मैक्सिमम. आने दो ना, कौन चेक कर रहा है यार, कोई नहीं ऐसा सोच रहा है. ठीक है, हम आपको बताते हैं. मेरा स्कोर 141 था. मेरा फर्स्ट मॉक में आई स्कोर लिटरली 12 मार्क्स, 12 आउट ऑफ 200. 12 और 200 समझ में आ रहा है. और वही 12 मार्क्स कहाँ से आया है पता है?
12 मैथ्स का क्वेश्चन बस हम सॉल्व किए थे. आई वॉज लाइक बस हम यही सॉल्व करेंगे. आई डिडेंट इवन ओपन द क्लैट का पूरा क्वेश्चन. आई वॉज लाइक मैथ्स ही सॉल्व करते, बस वही 12 क्वेश्चन हम बनाए. एंड दैट बट अगेन दैट वॉज घर का मॉक. बट एक बार फिर जब हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे तो मेरा पहला मॉक में आई गॉट अराउंड 50-55 विच वॉज वेरी बैड स्कोर. 200 में 50-55 कहीं का कुछ उम्मीद नहीं रख सकते थे. बट स्टिल मेरे लिए दैट वॉज हैप्पी थिंग, क्योंकि हमको पता था कि मैथ्स और रीजनिंग तो मेरा सही हुआ ना. आई अटेम्प्टेड लेट्स से 50 क्वेश्चन, उसमें से ये. तो मॉक अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मॉक को एनालिसिस कैसे करें? आप मॉक अटेम्प्ट कर लिए कि चलिए ठीक है 5 क्वेश्चन आज हम बनाएं. 2 घंटे बैठ करके हम 5 क्वेश्चन बनाएं. पाँचों का पाँचों कितना सही है, ठीक है? क्वेश्चन 1 टू लेकर 150 तक पढ़ना है, प्रॉपर सारा पढ़ना है. जो जो लग रहा है कि हाँ ये इसका तो आंसर पता है. नाउ एक बार मॉक खत्म हो गया, आप एनालाइज मार्क्स अपना लिख लो कि इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, ओवरऑल मार्क्स मेरा इतना हुआ. अब फिर से आप क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ, आंसर देखो कि अभी मेरे पास कोई पीयर प्रेशर नहीं है, कुछ भी टाइम प्रेशर नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ऐसा दिया हुआ है, हम क्या सोच के एम आ रहे थे, इज दैट मैचिंग? और अगर मैच कर रहा है तो क्या मतलब सही आंसर हम निकाल पाए? हाँ चलो सही आंसर निकाल पाए, तो चलो ठीक है ये डन. क्वेश्चन नंबर 1 पे अब डन लिखो. मेरा क्वेश्चन पेपर आई डोंट हैव एनी मॉक्स टू शो यू गाइज, वरना मेरा जो मॉक पेपर्स रहता था ना वो लिटरली गंदा हो जाता था. घर आते आते मतलब एनालिसिस ही इतना गंदा, मतलब हर एक क्वेश्चन जो हो जाता था ना अच्छे से उसको हम लिख देते थे डबल टिक करके डन. जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें हमको हम सही किए हैं, ये गलत किया या ये सही किया है, हम गलत किए, कुछ तो होता है तो हम उसको सॉल्व करें. अब जब तक वो सॉल्व नहीं होगा हम क्वेश्चन नंबर 3 पे नहीं आएगा. अगर डाउट है तो आई विल जस्ट मेक इट अ राउंड कि नेक्स्ट टाइम को टीचर से पूछना है. यू वोंट बिलीव हम टीचर्स को लिटरली रात के ऐसे 12-12 बजे व्हेन आई यूज्ड टू लाइक एनालाइज, हम स्क्रीनशॉट लेके भेज स्क्रीनशॉट बोल रहे फोटोज़ खींच के भेज देते थे कि जब वो सुबह देखेंगे तो रिप्लाई देंगे. समवेयर काइंड इनफ कि उसी वक्त रिप्लाई भी दे देते थे. बट दैट्स हाउ आई डिड माई मॉक एनालिसिस. और इट वॉज विद इन मंथ्स जब मेरे को वो पेस आ गया. I used to love giving mocks, taking mocks, whatever the English is. I used to love that कि mock हमसे बस कोई ले. I want to do that, I want to do it. हम इतने mocks बनाते थे. And main exam के वक्त I just knew the paper. तो आई गेस इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिली होगी. और अगर आपको कुछ और जानना हो तो जस्ट लेट मी नो कि हाउ शुड आई एक्चुअली इंटरेक्ट विद यू ऑल, कि आपको क्या एग्जैक्टली ज़रूरत है. सो दैट वॉज माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. वन सजेशन जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, आई वुड लाइक टू रिपीट कि द मोर मॉक्स यू गिव the more chances you have to get into an NLU. like ये एकदम clear picture डाल लीजिए दिमाग में. So yeah, that's it for this segment. I hope somebody really gets some help from this video.